नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें मथुरा और आसपास की। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। देश विदेश के साथ ही मथुरा में भी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो आइए आपको मिलवाते हैं ब्रज की उन महिलाओं से जिन्होंने खुद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मैं मौजूद हूं मथुरा शहर के टेम्पियन नगर में निमिषा बंसल जी के यहाँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निमिषा बंसल जी की वजह से हजारों बच्चे बैंकिंग एंड सैकड़ों बच्चे आईएएस और आईपीएस हैं। तो हम बात करेंगे निमिषा बंसल जी से। निमिषा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम यही जानेंगे कि इतनी कम उम्र में आखिर ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया और आपने क्या सोचा था? मुझे हमेशा से ही, बचपन से ही एक टीचर बनना था, एक एजुकेटर बनना था। कोई मुझसे पूछता था कि मुझे क्या बनना है, मैं हमेशा ये आंसर देती थी कि मुझे ये बनना है, मुझे टीचर बनना है। इट वॉज माई पैशन, ये मेरा पैशन था और उसी को मैंने फॉलो किया और सक्सेस मिलती चली गई एक के बाद एक। एंड आई थिंक मैं अपने काम को अपनी पूजा समझती हूँ। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि जो बच्चा मुझसे पढ़े, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में, जिसको इंग्लिश से डर लगता हो, जिसको नहीं समझ में आता हो कि क्या कैसे होता है, मैं उसे समझा पाऊँ आसान से आसान भाषा में। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद भी यही बनाया हुआ है कि मैं इंग्लिश सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान भाषा बनाती हूँ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो बैंकिंग की लाइन में गए आपसे पढ़कर, या कुछ आईपीएस आईएएस हैं, क्या संख्या होगी? आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं, पढ़ते हैं मुझसे। और बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे सफल भी हुए हैं। आज बहुत अच्छी बैंक्स में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की हो, चाहे वो मैनेजरियल लेवल्स की हो। आईएएस और आईपीएस की मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में हैं और आज भी मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है, मेरी उनसे बातचीतें होती हैं। एक सवाल और है कि आपके जो स्टूडेंट लाइफ, तब आप क्या बनना चाहते थे और बन क्या गए? कुछ ऐसा हुआ है क्या? मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा, जैसे होता है किसी 5 साल के बच्चे से पूछते हैं बेटा तू क्या बनना चाहेगा, वो बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, वो बोलेगा मैं पायलट बनना चाहूँगा। मैं हमेशा से बोलती थी मैं टीचर बनना चाहूँगी। तो लोग मुझसे कहते थे टीचिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं होता जो आप एम करो, वो तो कहीं आपका नहीं होगा, जॉब नहीं लगेगी तो आप टीचिंग करना। बट मुझे था नहीं, मैं कुछ भी करूँगी, मैं टीचिंग में ही जाऊँगी। तो बट एक होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं 3rd ईयर में थी, इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे हुआ क्या था, हमें ट्रेनर्स आते थे पढ़ाने जो हमें ट्रेनिंग देते थे अलग अलग तरह के एग्जाम्स की। मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती थी कि मैं भी कैसे ट्रेनर बन सकती हूँ, मैं भी कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ, मैं भी कैसे एक इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, मैं भी कैसे एक एजुकेटर बन सकती हूँ। तो वहाँ पे मुझे किसी ने डायरेक्शन दी कि आप MBA कर लो, MBA में आपको ये सारी चीज़ें स्किल्स सिखाई जाएंगी और आप कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने MBA किया। MBA करने के बाद मेरी जॉब लगी, एक बहुत अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लगी। आई थिंक मैंने वहाँ 2 से ढाई महीने जॉब की, बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। मुझे लग रहा था मैं क्यों भाग रही हूँ, वाई एम आई रनिंग आफ्टर दीज थिंग्स, जब मुझे पता है अंदर से कि मेरा पैशन टीचिंग है। मुझे खुशी मिलती है लोगों को सिखा के, मुझे खुशी मिलती है लोगों से बातचीत करके, मुझे खुशी मिलती है कोई भी नॉलेज उनको इम्पार्ट करके। तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, अपनी एक बहुत अच्छी वेल पेइंग जॉब छोड़ी थी और टीचिंग की इंडस्ट्री में मैंने एंटर किया था। मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया था, एक कॉलेज है यहीं मथुरा का ही कॉलेज है, BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, फिर मैं ऑनलाइन चली गई। अड्डा 247 करके एक कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन देती है बैंकिंग SSC स्टूडेंट्स को, मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद अनअकैडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। फिर मैंने अपना खुद की पढ़ाना स्टार्ट किया। आई लॉन्च माई ओन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम एंड एवरीवेयर। एंड आज का डेट है, मेरी बहुत सारी बुक्स भी हैं एंड आई थिंक दे आर Amazon's बेस्ट सेलर बुक्स इंग्लिश के लिए ऑल ओवर द कंट्री। स्टूडेंट्स मेरी बुक्स से पढ़ते हैं, मेरे कंटेंट को पढ़ते हैं। एंड आई थिंक अपने पैशन को फॉलो करके, अपने मन को फॉलो करके आज मैं जहाँ पहुँची हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि कहते हैं कि सोचना और फिर उसे अमल में लाना, वो आपने करके दिखाया। क्या क्या परेशानियां सामने आई तो जरूर होंगी। डेफिनेटली
कह सकते हैं परेशानियां बहुत आई, स्ट्रगल्स बहुत रहे। पहला स्ट्रगल तब आया जब जॉब छोड़ी। सबने बोला क्या ज़रूरत है, टीचिंग में कौन जाता है, कौन करता है टीचिंग, कुछ नहीं होता टीचिंग से, आप वेल प्लेस्ड हो, जॉब करो। लोगों का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव ओपिनियन था, बट कुछ लोग थे, मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। मेरा भाई था जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आई थी आफ्टर मैरिज। जनरली ये एक परसेप्शन है, एक माइंडसेट है जनरली यहाँ के लोगों का कि शादी के बाद चौका चूल्हा करना। हाँ, शादी के बाद चौका चूल्हा करना, अपना घर संभालो, अपना पति संभालो, सारी चीज़ें करो। तो थी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट मेरी जो इन लॉज वाली साइड की फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे, बहुत सपोर्टिंग थे। डेफिनेटली आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी मुकाम, जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है वो अपनी फैमिली की वजह से किया है। और इसी पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई भी लड़की है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, कोई भी लड़की है, आप उसको आज़ादी दें, आप उसको फ्रीडम दें, आप उसको बंधनों में बांध के नहीं रखें। वो बहुत कुछ कर सकती है, वो सक्षम है, वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी जस्ट रिक्वायर्स योर सपोर्ट। उसे सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड डू सपोर्ट हर इन एवरी पॉसिबल वे। कितना फॉलोअर्स होंगे आपके? यूट्यूब पे मेरे 1.75 लाख फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 1.65 समथिंग लाख फॉलोअर्स हैं, टेलीग्राम पे अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ये मुकाम हासिल करके कैसा महसूस करती हैं, क्या फील करती हैं? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। सिर्फ एक चीज़ थी मन में कि पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। पढ़ाने को लेके पागलपन था, वही पागलपन आगे बढ़ता गया और यहाँ पहुँच गई हूँ। लेकिन अभी भी वही पागलपन है कि बस पढ़ाना है और कुछ मतलब नहीं करना। आपके पागलपन की वजह से, पढ़ाने के, अगर ये कहें तो पढ़ाने के पागलपन की वजह से आप देश ही नहीं दुनिया में भी जानी जाती हैं। हाँ, कह सकते हैं, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग जानेंगे मुझे, इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, इतने सारे लोग मेरे पढ़ाने के तरीके को अप्रिशिएट करेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचा था। बस हमेशा से एक चीज़ थी जो सोची थी कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरी पूजा है, वो मेरी वर्शिप है, और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ उतनी मेहनत करूँ इस काम के प्रति। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि निमिषा बंसल जी ने बताया कि उन्होंने यह मुकाम आखिर किन किन परेशानियों में आकर के, किन किन परेशानियों को फेस करके इस मुकाम पर पहुंची हैं कि आज उन्हें देश के ही नहीं दुनिया के लोग जानते हैं। वह एक अच्छी इंग्लिश की लेखिका भी हैं, राइटर भी हैं, जिनकी 2 बुक ऑनलाइन मार्केट में हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में कहें तो खरीदी जाती है। वहीं निमिषा जी हज़ारों लाखों बच्चों को ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती हैं, जिनकी वजह से आज वह इस मुकाम पर है कि इसे देश ही नहीं, मथुरा ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा। सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, जानना चाहेंगे कि आप आज इस मुकाम पर हैं, तो वो क्या स्थितियां रही? क्या आपने पहले से सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या कुछ और था? पहले तो धन्यवाद मेरी तरफ से मेरी सारी बहनों को वुमेंस डे पे बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने बचपन में जब बहुत सारे देखती थी कि फीमेल्स जा रही हैं, घर के अंदर रहती थी, लेकिन कभी उनकी आशा होती थी बाहर जाके कुछ काम करें। लेकिन जब मैं स्कूल डेज में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि बढ़ावा जो मिलता था हमेशा लड़कों को मिलता था। लड़कियों को होता था एक फिक्स आपका लाइफस्टाइल पैटर्न होता है जी, आप पढ़ोगे और जाके आपकी शादी होनी है और घर संभालना, जो एक नॉर्मल उसके लिए होता है। बट मैं कहूँगी कि मैं शायद फॉर्चुनेट थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे उस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप पढ़ो जितना आप पढ़ना चाहते हो, और जीवन में जो बनना चाहते हो उसके लिए भरसक प्रयत्न करो। जब तक आप प्रयत्न नहीं करते हो तब तक कभी भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने पूरी अपनी मेहनत उसमें डाली कि जिससे कि मैं कुछ जीवन में कर सकूँ। हमेशा से मैं जब भी बीमार पड़ती थी तो मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं रुड़की में जैसे रहती थी, वहाँ पे डॉक्टर साहब थे, उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मरीज उनके पास आते हैं, दुखी होके जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो एक खुश चेहरा होता है। तो लगता था ये है वाकई में जो आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए कि आप किसी को खुशी बांट सक रहे हो।
लेकिन हमेशा से वही था कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, एक हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था। लेकिन आई बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन जिसे कहते हैं आत्मविश्वास है आपके पास में और आपके पास साथ है पेरेंट्स का आपका, और आपने दृढ़ निश्चय किया है कि नहीं आपको करना है, तो जीवन में आपको कभी विफलता नहीं मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी, जीवन में कार्य करें, फल की सोचे ना कि आगे क्या होगा, लेकिन जितनी मेहनत आप कर सकते हो, जितना इनपुट अपना डाल सकते हो वो आप करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल। ब्रज में इस समय चारों तरफ होली की धूम मची हुई है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु होली का जमकर आनंद ले रहे हैं। सोमवार को मथुरा के गोवर्धन में गुजरात से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। ब्रज में इस समय चारों तरफ होली का मौसम छाया हुआ है। जगह जगह होली मिलन समारोह कार्यक्रम चल रहे हैं। बाहर से लाखों श्रद्धालु ब्रज में आकर होली महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। गोवर्धन के पारसौली स्थित संत शिरोमणि महाकवि सूरदास जी की स्थली पर गुजरात के भावनगर से आए सैकड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और सूरदास जी की समाधि स्थल पर होली गायन किया। भावनगर से आए श्रद्धालु जितेंद्र भाई पटेल ने बताया कि लगभग 100 श्रद्धालुओं की टोली ब्रज दर्शन और ब्रज में होने वाली होली महोत्सव का आनंद लेने के लिए गुजरात से ब्रजधाम आई है। यूं तो होली का त्योहार देश के कोने कोने में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली खेलने का आनंद ही अनूठा है। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, दावजी, महावन इत्यादि धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद आज सभी लोगों ने यहां सूरदास जी की तप स्थली पर समाज गायन के साथ होली के रसिया पर गरबा और डांडिया का आनंद लिया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके गुरु आनंद बाबा महाराज के सानिध्य में कल जतीपुरा स्थित बांगर धर्मशाला में भजन कीर्तन का आनंद लिया जाएगा। हम यहाँ 200 लोग आए हैं। 200 लोग 200 लोग कहाँ पे ठहरे हुए हैं? हम ये जतीपुरा में बालकृष्ण भवन में ठहरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सूर्यस्थली पे आए हैं, ये नाच गाना कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? वैसे ही आए हैं, कोई कारण नहीं है, ये होली का त्योहार है इसलिए हम कर रहे हैं। होली का उत्सव मना रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी की स्थली में और होली का ये कार्यक्रम कर रहे हैं? लोग बाग गुजरात का डांडिया भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत आनंद आ रहा है इधर हमें। तो ब्रज भाषा के यहाँ पे ये रसिया गायन भी कर रहे हैं, तो क्या ये जो महिलाएं और पुरुष गा रहे हैं, क्या इन्होंने कहीं से इसको सीखा है या? नहीं, वैसे से क्या नहीं है, हम तो प्रैक्टिस ही रहती है ऐसी। ब्रज भाषा में हमारे वहाँ रसिया होता है, कीर्तन होता है, हमको प्रैक्टिस ही रहती है, पसंद करते हैं। हाँ। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान से लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। आपको बता दें कि 1 साल के अंदर इस दुकान में चोरी की यह तीसरी घटना है। मथुरा के थाना हाईवे की मंडी चौकी क्षेत्र में मंडी हाईवे पर स्थित परचून की दुकान को चोरों ने रात को अपना निशाना बनाया और चोर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। ये घटना हाईवे मंडी गेट के बराबर की है, जहां दुकान संचालक भोला प्रेमचंद हैं। इनकी दुकान को चोरों ने बराबर की दीवार काटकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। प्रेमचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि वो रोज दुकान में सोता था, बेटी का पेपर दिलाने के लिए दिल्ली गया था। पीछे से चोरों ने बराबर की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2.5 लाख रुपए का लगभग दुकान से सामान चोरी हुआ है। पहले भी 2 बार उसकी दुकान में चोरी हो चुकी है। यहाँ 1 साल में 3 बार चोरी हुई है। सर मेरे यहाँ से यहाँ आज रात को चोरी हो गई है। चोरी किस प्रकार से हुई है? दीवार काट के चोरी करके ले गए चोर। रात को मैं सोता था, मगर कल संडे था और मेरी बच्ची का कल BSc का पेपर था, उसको मैं दिलाने के लिए गया था दिल्ली। रात को मैं सोया नहीं हूँ, रात को चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? इसमें देसी घी है और कैपिस्टन है, गोल्ड मोर है, काली मिर्च है, गुटखा बीड़ी सिगरेट और ये तुम्हारा चम्बल तेल है, रिफाइंड है, फार्चून है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, काजू है। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ है? लगभग 2.25 लाख रुपए का समथिंग माल ले गए। पहले भी यहाँ कोई घटना हुई? 3-4 बार हो चुकी है सर मेरे यहाँ। सोमवार को वृंदावन कुंभ में सांस्कृतिक रंगमंच पर मान मंदिर बरसाना के गुरुकुल की बालिकाओं ने ब्रज के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं गायन की सुंदर प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया।
राधे राधे, आप देख रहे हैं बाई न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए हम आज आपको दिखाते हैं वृंदावन कुंभ में जो सांस्कृतिक कला रंगमंच सजाया गया है, वहां पर किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही है। आज यहां पर प्रस्तुति दी गई है पद्मश्री प्राप्त संत श्री रमेश बाबा के मान मंदिर गुरुकुल की बालिकाओं द्वारा। तो आइए देखिए किस तरह से उन्होंने होली के रसिया गायन और आराधना प्रस्तुत की है। तो आपने देखा मान मंदिर गुरुकुल की बालिकाओं ने अपने पारंपरिक ब्रज की वेशभूषा में और किस तरह से ब्रज की लोक संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर मधुर गायन और उससे भी सुंदर मधुर नृत्य किया। आइए यहाँ पर मौजूद हैं मान मंदिर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री। आइए जानते हैं, राधाकांत जी बताएं क्या कार्यक्रम आज हुआ। ये सांस्कृतिक मंच कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के आह्वान पर मान मंदिर सेवा संस्थान गुरुकुल के बालक बालिकाओं ने आज, जो कि उनकी दैनिक परंपरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो दीर्घ काल से ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के कृपा सन्निधि में नित्य एक रास का कार्यक्रम, पद गायन का कार्यक्रम, होली गायन का कार्यक्रम वहाँ अपने आश्रम में करते हैं, वही आज प्रस्तुति यहाँ इस मंच पर इन बच्चों ने की है। जो कि ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ब्रज की एक ऐसी सांस्कृतिक हस्ती हैं जिन्होंने न केवल ब्रज के सांस्कृतिक स्वरूप को निखारा, अपितु हम तो ये कहेंगे कि ब्रज को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। आज ब्रज की संस्कृति को संरक्षण करने में उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण उसको लगा रखा है। और आप देख रहे हैं कि घंटों किस प्रकार ये ब्रजबालाएँ नृत्य करती हैं और इनके नृत्य में जो एक छटा प्रस्तुत होती है वो लगता है कि 5,500 वर्ष पूर्व जो ब्रज गोपिकाओं का स्वरूप था वो स्वरूप आज यहाँ इस झांकी में आप लोगों को देखने को अवश्य मिला होगा। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि संस्कार जो महाराज श्री ने इनको दिए हैं उन संस्कारों की प्रस्तुति यहाँ पर इस मंच पर हुई है। ब्रज देवियाँ नित्य ही वहाँ रास मंडप है हम लोगों का, वहाँ पर ये करती हैं, घंटों नृत्य करती हैं और वहाँ पद गायन करती हैं। आपने राधाकांत शास्त्री ने बता दिया कि ये ब्रज की जो आराधना है और ब्रज की उसी शैली में संत रमेश बाबा के सानिध्य में नित्य वहाँ पर इस तरह से आराधना होती है। आज उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है और आप देख रहे हैं इस मंच पर कुशल संचालन रश्मि शर्मा द्वारा रोजाना किया जा रहा है। अलग अलग स्कूल कॉलेज संस्थाओं के कलाकार यहाँ प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। आज जिस तरह की प्रस्तुति है उसका जो आकलन और अवलोकन रश्मि शर्मा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आज के इससे जो बालिकाओं के नृत्य? अद्भुत अलौकिक दृश्य।
रास हमारे यहाँ ब्रजभूमि में जो कृष्ण लीलाओं की रास का मंचन होता है, आमतौर पर लोग रास को वही रास समझते हैं, लेकिन ये रास अद्भुत रास होता है। इसमें ब्रज गोपिकाएं वास्तव में कृष्ण राधा के उस दिव्य स्वरूप को स्मरित करते हुए उसमें लीन हो जाती हैं और इतने सारे जिसमें राउंड लिए जाते हैं, मतलब पूरा रास राउंड पर निर्भर करता है। पूरे रास में ये ब्रज गोपिकाएं राउंड पे राउंड लेते जाती हैं और किस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करके रखती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राधे रानी की कृपा है उन पर, उनका जो आशीर्वाद है उन पर, चाहे वो नन्ही सी ब्रज गोपिका हो या फिर एक युवा गोपिका हो, सभी पर राधे रानी की कृपा पूर्ण रूपेण हमें दिखाई दी और बहुत ही अद्भुत दृश्य था। अगर हम एक सीधे शब्द में पूछे कि इस कार्यक्रम को लेकर अगर 10 अंक में से आपसे देना चाहें तो कितना देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। तो देख रहा नन्ही बच्चियों ने जो आराधना आज प्रस्तुत की है और उसको बहुत ही सराहा गया है और इसको दिव्य बताया गया है। जैसे कि बताया कि रासलीला जो होती हैं तो वो एक मंच पर जो कलाकार करते हैं वो एक कला के रूप में, पारिश्रमिक रूप में करते हैं, लेकिन जो ये बालिकाओं ने प्रस्तुति की है वो एकदम निस्वार्थ भाव से एक आराधना के रूप में है। तो आपने देखा कि रास जो मंडल पर किया जाता है गोल होता है, तो उसी तरह से इस गोले में चक्र लगा कर करती हैं। सुनील सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सुनील सिंह जी, सुनील जी कुंभ में आपका शिविर लगा हुआ है बाबा महाराज का, रमेश बाबा महाराज का, और आज आपको ये अवसर मिला तो कैसे, कहाँ से सूचना प्राप्त हुई, किन्होंने आमंत्रण दिया आपको? असलियत में हम लोग जैसे पता पड़ा कि यहाँ सांस्कृतिक मंच लग रहा है, तो 14 तारीख को हम जब योगी जी आए थे तब हमने यहाँ देखा था। तो उसमें क्या है, जो प्रदर्शन करने वाले कलाकार जो थे वो बाहर के थे। एक मन में टीस भी थी कि यहाँ ब्रज की रासलीलाओं के माध्यम से पूरे विश्व भर के लोग ब्रज की तरफ आकर्षित होते हैं और कहाँ से कलाकार आए हैं जिनकी प्रस्तुति स्मरणीय थी, पर इतनी नहीं कि जितने जो ब्रज के कलाकारों में रहती है। मैं तो देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रज में कुंभ लगा हुआ है तो वो भी 12 वर्ष में लगता है, तो ब्रज के लोगों को, ब्रज के रासलीला वाले भी यहाँ हजारों की संख्या में हैं। पर चलो बाद में हमारा संपर्क हुआ तो डी.के. शर्मा जी ने कहा कि आप पिए, हम हाँ, तो उन्होंने समय दिया, पर दुख भी हुआ कि दिन में समय दिया है, रात में हम लोगों को समय देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मीरा का पद एक और मीरा अनेक, मतलब जो भगवान कृष्ण के पदों से खिंची चली आई थी गाती हुई एक मीरा, वो आज कई सौ मीरा के रूप में आपने यहाँ दर्शन करे उसके। ऐसी प्रस्तुति को शाम को लाइट में करते तो इसमें और 4 चांद लगते। और दर्शक भी होते हैं जी, दर्शक भी होते हैं। अभी तो चलो जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ 300-400 लोग थे, पर जितने अच्छे लोगों को, जितने अधिक लोगों को ये लाभ होता उतना ठीक रहता। और आपने सुनील सिंह ने बताया कि अवसर तो उन्होंने मिला, लेकिन उनका अगर ये शाम के वक्त होता, संध्या काल में होता, तो उस समय यहाँ पर मेले में काफ़ी आकर्षण होता है और जो संख्या अभी सैकड़ों में रही वो हजारों में होती। खैर जो देर आए दुरुस्त आए, संस्कृति विभाग ने ब्रज के कलाकारों को आमंत्रित किया और इस तरह की प्रस्तुति कराई। तो हम तो ये कहेंगे कि ब्रज में तमाम कलाएं छिपी हुई हैं, तमाम कलाकार हैं, बस उन्हें आवश्यकता है एक मंच की। तो इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो ब्रज के स्थानीय कलाकारों को अवश्य मंच मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ का दूसरा शाही स्नान मंगलवार को होगा, मगर यमुना के जल में अभी भी शुद्धता दिखाई नहीं दे रही है। स्नान करने आ रहे श्रद्धालु आचमन करके ही लौटने को मजबूर हो रहे हैं। राधे राधे। मंगलवार 9 मार्च को वृंदावन कुंभ का द्वितीय शाही स्नान होगा और एकादशी के दिन इस होने वाले शाही स्नान के लिए साधु संतों ने तो अपनी व्यवस्था पूरी बनाई ली और बताया है, लेकिन शासन प्रशासन स्तर द्वारा पूरा यहाँ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यही शाही स्नान का मुख्य घाट है, जहाँ पर तीनों अनी अखाड़े के श्री महंत और उनके साथ सभी महामंडलेश्वर साधु संत स्नान करेंगे। लेकिन जो पहले बात कि इस शाही स्नान के घाट पर अन्य किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जैसा जल की लेकर जो बात हो रही है, तो आइए यहाँ पर तमाम लोग साधु संतों के इस शाही स्नान के घाट पर स्नान कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि यमुना इस जल में आज क्या कुछ उन्हें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और क्या कहना चाहेंगे। ये आपका शुभ नाम बाबू जी? ब्रिजमोहन खुराना जी। स्नान किया आपने? छट्टा लिया है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो दिल्ली से आए तो यमुना जल के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, यमुना जल की क्या स्थिति है, कैसा है? आप ही देख रहे हैं खुद, स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो पानी छोड़ा गया है, इसलिए ये के बाद भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं है। हमें इन्हीं तो स्नान योग होता है, हरिद्वार होता, हम जाते नहीं? जी जी, बिल्कुल जाते।
गंगा पे जाते, गंगा घाट पे तो जाएंगे। स्थिति नहाने जोगे नहीं है अभी। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र बाबा। जैन बाबा, आपने तो स्नान किया या नहीं, छठा ही नहीं किया। क्यों स्नान नहीं किया? आप आए हो यमुना की तरफ से लौट के जा रहे हैं, क्या वजह है? दर्शन करने आए थे, दर्शन कर लिए। यमुना का शुद्ध जल नहीं है? सही है, बाकी वो इतना शुद्ध नहीं है जो आदमी बीच में ये कि स्नान कर सके, बहुत देर जैसे गंगा पे करते हैं वैसे नहीं है। वैसा नहीं है, इसलिए आपने केवल आचमन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना कि यमुना जल में जो स्नान लायक जो जल होना चाहिए वो उसमें शुद्धता नहीं है, निर्मलता नहीं है, इसलिए दिल्ली से आए लेकिन केवल छींटा देकर आचमन करके ही। और देखिए इनके साथ हैं, इन्होंने स्नान किया, आइए इनसे जानते हैं। आप यमुना में अंदर गए, स्नान किया, कैसी स्थिति है जल की स्थिति तो ठीक नहीं है, मगर स्नान करना जरूरी था, इसलिए जमुना मैया को आस्था दी, बस आस्था तो मानते बस। बाकी अगर निर्मलता की बात करें तो निर्मलता बिल्कुल नहीं है। पानी गंदा है, पानी बहुत गंदा है, गंदा। हाँ, बदबू भी है, पानी गंदा भी है, कुछ नहीं है। बाकी एक हमारी आस्था है कि हम जल बिना स्नान नहीं जाते कहीं भी। देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने स्नान किया है, बाकी जो लोग स्नान नहीं किया, इन्होंने बताया कि आस्था है, यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा है, तो वो उन्हें श्रद्धा नहीं रोक पाई, इसलिए यमुना के जल में गए, स्नान किया। लेकिन अगर हमने निर्मलता की बात की तो आपने सुना, साफ कह दिया कि यमुना का जल ना तो स्वच्छ है, उसमें दुर्गंध है और स्नान योग्य नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर देख रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं और कल शाही स्नान होगा मंगलवार को। यहाँ लाखों लोग इसी जल में, प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यमुना में गंगा जल छोड़कर उस जल को शुद्ध किया है, तो हम मानते हैं कि आज से जो 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा गंदा पानी था उतना नहीं है, लेकिन इसको स्नान योग्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि गंगा स्नान करते हैं वहाँ बिल्कुल निर्मल पावन जल मिलता है, लेकिन यमुना का जल नहीं है। और आइए आपको दिखाऊँ, आप खुद देखेंगे यमुना के जल में गंदगी साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे पानी में लोग अगर नहा रहे हैं तो आप उनकी आस्था है, इसमें देखेंगे आप, देखिए कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, कीटाणु भी हैं और यमुना जल में गंदगी भी साफ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए लोग हाथों में दिखा रहे हैं, हाथों में देखिए उसमें कीड़े भी हैं और पानी में काला, देखिए कीड़े दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखाने की बात नहीं है कि मथुरा का शासन प्रशासन जहाँ बराबर इसको देखता है, तो कोई ऐसी एक अनोखी नई बात नहीं है। यमुना के जल में अभी शासन प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं, जल को शुद्ध किया है, नाले टेप कर दिए, लेकिन लोगों के आपने विचार सुने और यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, तो इसमें कोई जितने जो दावे कर रहे हैं उस तरह से जल शुद्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था है, यमुना उनकी पूजा है, आराध्या है, इसलिए वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आइए ये भाई अभी स्नान करके आए, इनसे पूछते हैं क्या नाम है? राधे राधे, धर्मेंद्र गोस्वामी। धर्मेंद्र, आप स्नान करके आए हो यमुना में, तो आपकी आस्था है, स्नान किया, लेकिन अगर जल की बात करें शुद्धता की, निर्मलता की, तो वो कैसा है? देखो इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ में एक भाव ये है कि हमारी यमुना महारानी है, तो उसके प्रति इसमें कुछ भी है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो वास्तविकता में ये पानी नहाने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी महारानी जो है, हम ब्रजवासी हैं, तो हमारे लिए तो इसमें कुछ भी हो हम स्नान करेंगे, लेकिन अगर इसको आधिकारिक और वास्तविक रूप में देखें तो ये पानी स्नान लायक। दावा कर रहे हैं हमने यमुना को जल को गंगा जल मिला के शुद्ध कर दिया है। नहीं, वो चीज़ तो आप सामने देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इसमें कीड़े भी हैं और पानी में कोई शुद्धता भी नहीं है। पानी देखो बिल्कुल काला कलर लग रहा है, ऐसे नाले टाइप का पानी लग रहा है। तो देखा लोग यहाँ पर आस्था ही भारी पड़ रही है, आस्था की वजह से स्नान कर रहे हैं, लेकिन जल को लेकर उनका कहना यही है कि जल स्नान योग्य नहीं है, उसमें कीड़े हैं, दुर्गंध है, गंदगी है। अब देखना यह है कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए शाही स्नान में, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर पाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर तीनों आनी अखाड़े के श्रीमंत जिनकी नाराज़गी भी थी इस जल को लेकर, क्योंकि पहले शाही स्नान में तो इतना पानी बिल्कुल काला गंदा नाले जैसा था कि हम खुद इसमें जब गए तो सफ़ेद रंग के जो कपड़े थे एकदम काले हो गए। उसको लेकर जब नाराज़गी की तो प्रशासन के अधिकारी दौड़े गए, संतों को मनाने का प्रयास किया और वो दावा कर रहे हैं कि इसमें पानी छोड़ा गया है। हालांकि पानी की जो बढ़ोतरी जल में दिखाई दे रही है, लेकिन उससे इस जल की जो निर्मलता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जल वैसे के ही वैसा है। अब देखना यह है कि शाही स्नान होगा और उसमें संतों के मन में किस तरह का भाव रहता है, क्या टीस रहती है, क्या प्रसन्नता रहती है, ये अब कल शाही स्नान के वक्त ही पता चलेगा। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ में अखाड़ों के संतों की समस्याओं की खबर वाई न्यूज पर दिखाए जाने का असर कुछ ही घंटों बाद देखने को मिल गया। जिलाधिकारी और एसएसपी न केवल संतों के पास पहुंचे बल्कि शाही स्नान की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने का वादा भी किया। मंगलवार 9 मार्च फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन वृंदावन कुंभ का द्वितीय शाही स्नान होगा
और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर पंच अनी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास जी महाराज ने थोड़ा उनके मन में पीड़ा थी, व्यथा थी, तो जब वाई न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आज सोमवार को मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर तीनों अनी के महंतों के पास आए, उनकी समस्याओं को सुना, क्या महाराज जी ने समस्या रखी और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया और फिर कल कुंभ की क्या व्यवस्था रहेंगे, आइए जानते हैं महाराज जी से। जय श्री राम। आपको बधाई कि कल आपके चैनल के माध्यम से हमने कुछ विरोध उठाया था तो उसका तात्कालिक जो है निर्णय हुआ। यहाँ के माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी कप्तान मेला अधिकारी सब आए और जो है समस्याओं पे बात हुई और जो है बहुत जो है आनंद हुआ कि आपके माध्यम से लोग आए और अपनी समय परिस्थितियों को देख के और जो है शाही स्नान की व्यवस्था को देखते हुए आज शाम को 4 बजे प्रशासन की बैठक रखी गई है और जो है उन लोगों ने आए और जो है कुंभ मेला में कहीं कोई कमी न रहे, शाही स्नान निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए तीनों अनी अखाड़ों के महंत और मंत्रियों से बैठक की और आश्वासन दिया कि जो भी आप लोगों का निर्णय होगा वो हम लोग सर्वोपरि मान के तुरंत फील्ड में जो है उसका व्यवस्था करेंगे। यमुना जल को लेकर क्या रहा, जो पहले शाही स्नान में भारी दूषित जल था, उसके लिए आप सभी न्यूज़पेपर टीवी सबको धन्यवाद कि जो है राज्य सरकार तक पहुंचाए और जो है उसको तुरंत सुने और अभी जो है शुद्ध निर्मल जल देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए बधाई। यहाँ के डीएम, एसपी, कप्तान, मेला प्रभारी और माननीय मुख्यमंत्री सबको बधाई कि जो है सब जो है अभी बहुत अच्छा भव्य और दिव्यता के साथ नगरवासी भी जो है अपने स्वागत के लिए उत्सुक है। पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन सब जो है कल शाही स्नान निर्विघ्न संपन्न हो, धाम धूम के साथ हो, हिंदू सनातन संस्कृति का पताका पूरी दुनिया में जो है लहराए, उसके लिए पूरा प्रशासन एकजुट है, यहाँ नगरवासी जुट है। आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि आप लोग भी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनते हैं कुंभ मेले में आइए, बांके बिहारी का दर्शन करिए और यमुना जी में डुबकी लगाइए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। महाराज जी ने बताया कि खासकर जो वाई न्यूज़ ने जब उनकी बात को उठाया तो अधिकारियों तक बात पहुंची, अधिकारी सक्रिय हुए और महाराज जी के पास आए, समस्या सुने और समाधान का ठोस आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि कल जब द्वितीय शाही स्नान होगा तो उस समय यमुना जल की क्या स्थिति होती है। बहरहाल यमुना में 1.5 से 2 फीट पानी में उसका जलस्तर में वृद्धि हुई है और जल में भी स्वच्छता दिखाई दे रही है, लेकिन जब लाखों लोग साधु संत वहाँ पर डुबकी लगाएंगे उस वक्त क्या स्थिति होगी है, ये उसी वक्त कहने की बात है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर स्वामर्य बाबा। महाराज जी बताएं कल जो कितने बजे यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे? देखिए कल वैष्णवों का द्वितीय शाही स्नान है और एकादशी के पावन पर्व पे वैष्णव साधु द्वितीय शाही स्नान करेंगे। 9 बजे से आरंभ होगा, 12 बजे तक के समथिंग में हम घाट पे पहुंचेंगे। क्या स्वरूप रहेगा, किस तरह से संतों का? देखिए स्वरूप वही रहेगा, पिछली बार जैसे हम तीनों अनी अखाड़ों ने एक साथ मिलकर स्नान किया था, ठीक उसी प्रकार से एक साथ मिलकर स्नान करेंगे। इस बार थोड़ा हमारा अखाड़ा की तरफ से महामंडलेश्वर ज़्यादा होंगे क्योंकि पहले माघ मेला चल रहा था, अभी माघ मेला पूर्ण हो चुका है, अब हमारे महामंडलेश्वर और अत्यधिक आ चुके हैं, तो इस बार और ज़्यादा साधुओं की संख्या रहेगी। और व्यवस्थाओं को लेके पूज्य हमारे निर्मोही अनी अखाड़ा के श्रीमंत राजेंद्र दास जी महाराज ने जैसे बताया कि शासन और प्रशासन से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है, उसी के तहत में शासन और प्रशासन वैसी व्यवस्थाएं करे और हमारे साधु समाज की ये अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है और उस परंपरा को हमारे तीनों अनी अखाड़ों के माध्यम से मैं निर्मोही अखाड़ा का श्रीमहंत होने के नाते पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में हम सभी महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें एक मार्गदर्शन के लिए हमारे तीनों अनी अखाड़े हमारे तत्पर हैं और उनके सानिध्य में हमें स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। सामरिया बाबा ने बता दिया कि तीनों अनी अखाड़े यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साधु संघों की उन्होंने बताया महामंडलेश्वरों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि कुंभ पे माघ मेला वो संपन्न हो गया, तो वहाँ से अब संत वृंदावन की ओर रुक करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो कल शाही स्नान में उनकी भी संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। महाराज जी बताएं जी इस बार जो मार्ग रहेगा बताया जा रहा है। मैं श्रीमंत रामजी दास निर्मोही अखाड़ा, मार्ग तो वही है परंतु बिहारी जी के दर्शन करना है और जो हमारे इष्ट है हनुमान जी और यहाँ के राजा हैं बिहारी जी और हनुमान जी के साथ हमारे नागा, हमारे मंडलेश्वर, द्वाराचार, श्रीमान सभी बिहारी जी के दर्शन
करने की दृष्टि से, और उस मार्ग से हम लोग निकल रहे हैं। कोई मार्ग बहुत बड़ा नहीं हुआ है, और वहाँ से आकर के जमुना जी में सभी मंडलेश्वरों के साथ द्वाराचार्य जगत गुरु श्री महंत अखाड़े के और नागा अतीत खिलाड़ी सभी के साथ हम जाकर के कल स्नान करेंगे। सुना आपने, पूरा तैयारी हो चुकी है संतों की ओर से। और जैसा रामजीदास महाराज ने बताया कि इस बार बांके बिहारी जी जो वृंदावन के राजा हैं, उनके दर्शन करने के लिए ये शाही स्नान की जो यात्रा वहाँ की जाएगी। सबसे आगे हनुमान जी महाराज जाएंगे, जो कि इस पूरे कुंभ के संरक्षक हैं, और उनके पीछे तीनों अन्य अखाड़े होंगे। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी होंगे, निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास जी महाराज होंगे, दिगंबर अखाड़े के श्री महंत कृष्णदास महाराज होंगे। तो तीनों अखाड़ों के जो श्री महंत हैं, उन्होंने पूरा अपनी रणनीति बना ली है और प्रशासन को अपने अवगत करा दिया कि क्या स्वरूप होगा। साधु संतों के आगे निशान चलेंगे, ध्वज चलेंगे, उसके पीछे श्री महंत चलेंगे, और उनके बाद फिर सभी महामंडलेश्वर और अन्य अखाड़े होंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वृंदावन के जो वासी हैं और देश विदेश के जो लोग आए, एक बार पुनः संत महंतों के दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, और एकादशी के दिन उन्हें बड़े ही दिव्य दर्शन होंगे। और इस पूरी बैठक के दौरान जो यहाँ पर अधिकारी आए, अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। आइए देखते हैं कि इस व्यवस्था को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने क्या कहा। आइए सुनिए आप। आज सभी 3 अन्य अखाड़ों के महंत जनों से, सभी सम्मानित साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर मेला स्तर पर हुई हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा। और इनमें विभिन्न सुझाव जो हमारे सम्मानित साधु संत हैं उनसे लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर मेले के संबंध में और चर्चा की गई। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई, और आगे आने वाले जो प्रशासन के प्लान्स हैं, जो आगे आने वाले विभिन्न आयोजनों के बारे में जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है, उसके बारे में चर्चा की गई। कल स्पेशली एक शाही स्नान का दिवस है 9 तारीख को, और एक शाही सवारी भी कल निकाली जाएगी सभी तीनों अन्य अखाड़ों के द्वारा। उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में भी चर्चा की गई, और यही सभी डिस्कशन था। यमुना में जल दूषित देखने को मिल रहा है, कम मात्रा में, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? यमुना में जल, जैसा कि मैंने बताया, 1 तारीख फरवरी से लगातार गंगा जल का प्रवाहन यमुना के अंदर किया जा रहा है, और हमारी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम है वो भी लगातार सैंपल्स ले रही है, लैब टेस्ट करा रही है। गंगा का अधिक से अधिक जल प्रवाहित करके यमुना के पानी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और इस समय आप देखेंगे, पिछले कुछ महीनों पहले अगर आपने यमुना का जल देखा हो तो उसके कंपैरिजन में और आज अगर हम देखेंगे तो यमुना का जल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कल शाही स्नान जो होगा उसमें हमारे जो सभी साधु संत हैं वो बिल्कुल संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। तो सुना आपने, नवनीत सिंह चहल ने कह दिया कि पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है। और यमुना जल की जो बात करें तो उन्होंने कहा कि पहले, आज से 2-3 महीने पहले जो स्थिति थी उसमें सुधार किया गया है, और कल शाही स्नान के समय भी जो जल है उसकी गुणवत्ता में अपेक्षा के अनुसार काफ़ी सुधार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी यहाँ पर संतों के बीच में रहे, पूरा उन्हें आश्वासन दिया है। और किस तरह की व्यवस्था रहेंगी, आइए आप उन्हीं से खुद से ही सुन लीजिए। हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में और वृंदावन में द्वितीय शाही स्नान जो है और शाही यात्रा उसका आयोजन होना है। उसके लिए पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं, उस सुझावों को हम लोग को संज्ञानित लिया गया है। साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसको भी लगातार मीटिंग्स करके दुरुस्त किया जा रहा है। पूरा मार्ग जो है उसको सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पैदल भ्रमण करके देख लिया है, और कल की व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है। देखिए, जो पूरा मार्ग है वहाँ पर जो शाही सवारी है वो अच्छे से चल सके, इसके लिए मार्ग पर व्यवस्था की गई है। पूरा रूट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, सेक्टर जोन में पूरा उसको बांटा गया है, और जो जहाँ जहाँ से शाही सवारी गुजरनी है वहाँ पर जो बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमें पूर्ण आशा है कि पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से कल का जो शाही स्नान है बहुत ही अच्छा संपन्न होगा। तो आपने सुना, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कह दिया है किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। पूरे शाही स्नान का जो शोभा यात्रा जाएगी उसके पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोनल में बांट दिया गया है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, कहीं पर भी किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि द्वितीय शाही स्नान के लिए शासन प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ मेले में 7 साल के बाल भावक
प्रवक्ता श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विषय बने हुए हैं। सोमवार को भागवत प्रवक्ता ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर प्रसंग सुनाया। वृंदावन के वैष्णव कुंभ मेले में स्थित बैरागी बाबा आश्रम में एक मासूम बालक को व्यास गद्दी पर बैठकर श्रद्धालुओं को भागवत का श्रवण कराते देख अन्य श्रद्धालु चकित रह गए। ये नन्हे भागवत प्रवक्ता वृंदावन के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी माँ कृष्ण प्रिया किशोरी से भागवत का श्रवण करना सीखा। यह भागवत प्रवक्ता गोपी कृष्ण जी महाराज हैं, जिनकी उम्र महज 7 साल है। भागवत प्रवक्ता गोपी कृष्ण की माँ कृष्ण प्रिया किशोरी के अनुसार जब गोपी कृष्ण ने जन्म लिया तो 2.5 माह की उम्र में ही उंगली की माला जपने लगे थे। 4 साल की उम्र होने पर जब भी कभी भी कोई संत उनके घर आता था तो गोपी कृष्ण उनके साथ आश्रम जाने की हठ करने लगते थे। उनका स्वभाव देखकर उनकी माँ भी घबरा जाती थी। बैरागी बाबा आश्रम में चल रही भागवत कथा में भागवत प्रवक्ता गोपी कृष्ण जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया। श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराते हुए गोपी कृष्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पूरे विश्व के लिए आज भी अनूठा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने ईश्वर होते हुए भी अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर पखारे। यह प्रसंग हमें आज भी सच्ची मित्रता के लिए प्रेरित करता है। और सुदामा को वर्तमान की कामना। सुशीला को राज बड़ा महल देती। आज सुदामा जी चलती है। उसी तरह करती हूँ। आपको बताएं भगवान ले करते हैं और उनके घर के पास लेते हैं। तभी देखा, अरे ये मेरा घर नहीं है, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां में रहता और उतार कर भगवान चले गए। तभी देवी देवता तभी सुशीला आ जाती। वृंदावन कुंभ में इन दिनों जहां देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, वहीं विदेशी भक्त भी कुंभ में पूरी श्रद्धा के साथ हरि नाम संकीर्तन कर आनंद ले रहे हैं। राधे राधे, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। कुंभ मेला क्षेत्र में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं और यहाँ का जो आकर्षण है उससे देश विदेश के लोग खिंचे चलन। आप देख रहे हैं कि विदेशी भक्त हैं जो आज यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, संतों के दर्शन करने आए हैं और अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत राजन दास जी हैं, उनके पास यहाँ पर ये भक्त लोग मिलने आए, उनके दर्शन करने आए और अपने गुरु विश्वानंद स्वामी महाराज की तस्वीर लेकर यहाँ पर ये लोग आए और कितना सुंदर यहाँ पर माहौल है। यमुना जी का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और देख रहे हैं आप ये विदेशी महिलाएं, विदेशी भक्त हैं, इनके पास करताल है और कीर्तन कर रहे हैं हारमोनियम पर और यह जो माहौल है वो एकदम भक्तिमय बना हुआ है। जो वृंदावन की ये ब्रज भूमि में यहाँ आज पंच निर्मोही अनी अखाड़े में कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। सभी संत महंत भक्त राधे राधे के नाम पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर आज श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में आज यहाँ पर ये भक्त लोग आए, इनमें विदेशी महिलाएं भी हैं और बड़ा भक्ति में आनंद ले रहे हैं। आपने देखा राधा रानी यमुना जी का कीर्तन किया और महाराज श्री से आइए जानकारी लेते हैं कहाँ के भक्त लोग हैं, कहाँ से आए। जय श्री राम। यहाँ निर्मोही अखाड़े में जैसे भव्य और दिव्य कुंभ मेला देखने को मिल रहा है, कल जो है वैष्णव तीनों अखाड़े शाही स्नान करेंगे।
उसमें उस वजह से आज यहाँ बहुत हर्ष और उल्लास का जो है माहौल है। साथों साथ हमारे निर्मोही अखाड़े में भारत के जो है विश्व के जो है 7 कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, जो महामंडलेश्वर पद पे अभिषेक है। हमारे जो है जगत गुरु महामंडलेश्वर क्या नाम परमहंस स्वामी विश्वानंद जी महाराज भक्ति मार्ग योग आश्रम, ये इंडिया में भी कितने जगह है और जो है वर्ल्ड में न जाने कितनी कंट्रियों में, तो जो है 66 देशों में इनका प्रचार प्रसार है। और अन्याय ये फेटा फोटा नीचे रखो, अन्याय है, तो जो है यहाँ बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। और जो है हर एक कंट्री से लोग आए, आज उनका भंडारा था, तो हमारे वैष्णव समाज के सभी इसमें जो है उपस्थित हुए। यहाँ के डीएम, यहाँ के जो है एसपी और जो है मेला अधिकारी सभी इस आयोजन में जुड़े। और बहुत भव्यता और दिव्यता की जो बात हो रही है, जैसे योगी जी ने भव्यता और दिव्यता की कुंभ मेले की बात की, वही आज जो है भव्यता दिव्यता या निर्मोही अखाड़े में शाही स्नान को लेकर देखने को मिल रहा है। देखा आपने यहाँ विश्वनाथ स्वामी महाराज के भक्त आए हुए, आइयों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप दास। संदीप दास, कौन कौन आपके साथ आए हैं? जी स्वामी जी विश्वरंग रामानुज जी हैं, जो गुरुजी परमहंस विश्वानंद जी के दीक्षित एक स्वामी सन्यासी हैं। किस संप्रदाय से हैं? जी हम श्री संप्रदाय से, हमारा फिलॉसफी, हमारा जो दर्शन है वो आते हैं, और महावतार बाबा जी गुरुजी के सदगुरु हैं। आज आप यहाँ निर्मोही और अभी निर्मोही अखाड़ा से गुरुजी महामंडलेश्वर के रूप में दीक्षित। ब्रज के स्कूल में आकर काफ़ी हर्षोल्लास का ये माहौल था, तो काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ। वो देखिए तमाम यहाँ पर विदेशी महिलाएं से पूछते हैं उनका क्या नाम है। गुड नेम? अभिरामी। रामी? अभिरामी। अभिरामी। ऐसा लगा कुंभ? हाउ डू यू फीलिंग इन कुंभ? Very busy. It's very blessed to be here. And in Vrindavan, the Kumbh is very rare, no? So we are especially blessed because all the saints of Vrindavan come here to visit the Kumbh and also take the snans and to eat. So we were serving Bandara today, so we feel very blessed by all the saints who... Your country name? I'm originally from Russia. देखिए विदेश के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, विदेशों से हैं। जैसे बताया कि उन्होंने तमाम कई महाराज जी ने बताया कई देशों के भक्त हैं, और ये केवल ब्रज की जो ब्रज भूमि है, ब्रज रज है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, वो उन्हें 7 समंदर पार से यहाँ खींच के लाया। उन्होंने बताया कि वृंदावन का कुंभ एक बेहद ही आकर्षक है और उन्हें यहाँ खींच के लाया। और भी विदेशी महिलाओं से पूछते हैं, योर नेम? Sarishana Dasi. Your feeling in Kumbh? It's very beautiful actually, and it's so nice that it's such a big event, and it's all about spirituality. So it's really beautiful. Very good to death. Yeah, I feel very blessed to be here because my Guruji tells us about how special Vrindavan Kumbh Mela is, that all of the other holy rivers come to Vrindavan to clean themselves before having the Kumbh in their site. So it's really amazing that I get to experience. सुना आपने, वेरी अमेजिंग बताया वृंदावन के कुंभ मेले को, स्पेशल इसको मेला बताया है। तो यही आनंद है कि ब्रज के इस वृंदावन में यमुना के पावन तट पर आयोजित हुए इस कुंभ मेले में अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग तरह के रंग, अलग अलग देश के लोग यहाँ आ रहे हैं। और आपसे भी हम कहेंगे कि यदि आपने अगर वृंदावन का कुंभ नहीं देखा है तो जरूर आप वृंदावन कुंभ में आएँ और यहाँ का आनंद लें। भाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। कासगंज जनपद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिला दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान साहबर की चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जनपद कासगंज के साहबर के गांव फरौली कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिला दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया गया। इस दौरान साहबर की चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, बस हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करें। हमारे देश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक महिलाएं रही हैं, अब भी कई बड़े पदों पर आसीन हैं। मतलब साफ है कि महिला पुरुषों से पीछे नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि महिला हिंसा पर लगाम लगना भी जरूरी है। दहेज जैसी कुरीतियों को भी समाज से पूरी तरह दूर करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान साहबर की चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान ने छात्राओं को चॉकलेट भी वितरित की। देश भर के साथ ही यूपी के कासगंज में भी जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
कासगंज शहर के शारदा जौहरी कन्या डिग्री कॉलेज में महिला कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा, अमापुर विधायक देवेंद्र प्रताप, बीजेपी जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसपी मनोज कुमार सोनकर ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर शुरुआत की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि बराह भगवान की नगरी का स्मरण करते हुए महिला दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके उपरांत जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि बिना नारी जागरूक हुए समाज का उत्थान होना नामुमकिन है। हर नारी को जागरूक होने की जरूरत है। हम और आप भी इस महिला दिवस में उन महिलाओं को याद कर रहे हैं जो इस पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी अलग जगह बनाकर कामयाब रही है। यूं तो महिला सहनशील सबसे अधिक होती हैं, लेकिन महिलाएं केवल सहन नहीं करती बल्कि उस परिस्थिति को सोना बना देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे और आपके सबके घरों में ही है। आज बड़ी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया और जो सशक्त नारी इनके मंच पर भी आपको दिखाई दी और सशक्त नारी यहाँ इस मंच पर भी आपको दिखाई दी और जो सशक्त नारियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नोटिसेबल काम किया उन सबको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। और निश्चित रूप से एक ही संदेश है कि हमारी जो बेटियाँ हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो सशक्त हों, ज्ञानवान बने, संस्कार अच्छे ग्रहण करें और देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। सर, प्रदेश में आजकल जो महिलाओं की बच्चियों के संग घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके किस तरीके से क्या नया और कोई कानून बने जिससे इन सारी घटनाओं को रोका जा सके? पर्याप्त है कानून, जो आज एग्जिस्टिंग कानून है पर्याप्त है और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। अभी डीएम साहब ने बताया हमारे यहाँ कासगंज में महिला अपराधों के जो अपराधी थे उनको पुलिस ने पकड़ा, जेल भेजा और उसके बाद उनको सज़ा दिलाने उनको सज़ा दिलाने का काम किया। ये एक पूर्व में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूर्व में अपराधी खुले घूमते थे। महिलाएं तो सम्मानित हैं और समाज में उनका सम्मान होता है। बहुत ऊंची बात नहीं है महिलाओं का सम्मान। परमात्मा के बाद जो मौत को गले लगा करके जीवन को जन्म देती है, उसका सम्मान वही जीवन कर रहा है। इसलिए जहाँ महिला का सम्मान होता है तो मन गदगद हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साथ इतनी महिला शक्ति का इकट्ठा होना भी बहुत बड़ी बात है। आज काफी संख्या में महिलाओं का सम्मान किया गया है। एटा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका शशि यादव द्वारा की गई। नेहरू युवा केंद्र एटा की जिला युवा अधिकारी सोनाली नेगी के निर्देशन में नेहरू युवा मंडल गदुआ विकास खंड निधौली कला द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समाज सेविका श्रीमती शशि यादव द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती शशि यादव ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि हम सब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, अतः हम सबको सबसे पहले लड़का लड़की के भेदभाव को दूर करना होगा। नेहरू युवा मंडल गदुआ के सचिव रवि यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा नारी का विशेष स्थान रहा है। नारी की तुलना सत्य स्वरूप मां दुर्गा से की जाती है और महिलाओं को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नारी ने लोहा न मनवाया हो, अतः हम सभी को महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कासगंज के गंज डुडवारा में महिला दिवस के अवसर पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की गई, जिसका शुभारंभ प्रोफेसर रितु गुप्ता ने फीता काटकर किया। शासन के आदेश पर एसपी मनोज कुमार सोनकर ने कासगंज जिले के गंज डुडवारा में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना कराई। अब महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला मुख्यालय स्थित महिला थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चौकी इंचार्ज एसआई सीमा त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं की जायज समस्याओं को अच्छी तरह सुना जाएगा और महिलाओं को हर संभव सम्मान के साथ न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पुलिस चौकी पर 2 महिला और 4 पुरुष कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। इस दौरान एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने होते थे। उनकी सहूलियत के लिए इस महिला पुलिस चौकी की स्थापना कराई गई है। अब महिलाओं को समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें, आपकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण होगा। ये एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में, चूँकि महिला थाना मेन सिटी में होता है, तो वहाँ दूरस्थ इलाकों से आने में महिलाओं को अपनी समस्या को दर्ज कराने के लिए समय भी बर्बाद होता था, धन भी बर्बाद होता था, और दिक्कतें भी आती थी तमाम। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ जो क्षेत्र हैं वहाँ की महिलाएं और महिला से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में दर्ज कराई जा सकती है
जिससे महिलाओं को अपनी सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज कराने में सुविधा होगी। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है गजनवारा में ये प्रथम चौकी महिला चौकी बनी है, इसके लिए तो हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी सभी लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया और इस चौकी का आज इतना अच्छे से उद्घाटन हुआ। महिलाओं को इस दिन 8 मार्च के दिन जिस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, दैट डे हम लोग को एक सरप्राइज गिफ्ट मिला। इट्स वेरी वेरी नाइस। आई हैव नो वर्ड्स। फैसिलिटी क्या क्या रहेंगी इसमें? आई थिंक सो मैक्सिमम फैसिलिटीज आर हियर जो होनी चाहिए। कोशिश तो ये करी गई है, स्टार्टिंग है तो डे बाई डे फैसिलिटीज मिलती जाएंगी। सेक्टर 8 थाना एरिया के सीडी गांव की रहने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा भव्या मान को महिला दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। सोमवार सुबह 9 बजे एसएचओ की गाड़ी भव्या को उनके घर से थाने लेकर पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर थाने का संचालन कर रही भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स की छात्रा है। पिछले दिनों वो किसी कार्य से सेक्टर 8 थाने आई थी। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी दिनेश कुमार से सवाल किए, इसलिए दिनेश कुमार ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें खुद पुलिस की कार्यप्रणाली का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं एक दिन की थाना प्रभारी बनने के लिए भव्या बेहद उत्साहित नजर आई। उन्होंने बताया कि पुलिस में भर्ती होकर वे समाज की सेवा करना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। मैं सुबह से सेक्टर 8 थाने के वहाँ पे गई थी, उनका कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सीपी साहब ने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ना मौका मिला, क्योंकि और लड़कियाँ आगे आती नहीं हैं। जब वो आगे ही नहीं आएगी तो उन्हें मौका कैसे मिलेगा, और मुझे ये मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल किया है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है, उन्होंने क्या प्रावधान किया है महिलाओं के लिए और क्या एक्टिविटीज करती है उनको उनकी रक्षा के लिए। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मंजूरी ले ली। भव्या मान पुलिस की कार्यप्रणाली और मुकदमों की जांच के संबंध में जानकारी हासिल कर महिला अपराधों के प्रति अपने सुझाव भी देंगी। तो इसका मैं सबसे पहले जो रेस्पेक्टेड सीपी सर हैं और डीसीपी हेडक्वार्टर सर हैं, हमारे डीसीपी बल्लभगढ़ सर हैं, इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने ये मौका दिया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इससे ज़्यादा सम्मान हो नहीं सकता है। और आज बिटिया भव्या ने खुद सुबह 9 बजे से ही वो पुलिस चौकी सेक्टर 8 गई, वहाँ की सारी कार्यप्रणाली देखी। देन उसके बाद महिला जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ गई, वहाँ लड़कियों से मिली, प्रिंसिपल से मिली, और आज भी अब ये थाने में आके हमारे स्टाफ से मिली है। और पूरा जो कार्यप्रणाली है, कैसे एप्लीकेशन आती हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्राइम है, इस एरिया में क्या क्राइम है, महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या ज़रूरी जो इंस्ट्रक्शन सुरक्षा के रिगार्डिंग नए कदम उठाए हुए हैं उनकी जानकारी ली है। पुलिस कैसे तुरंत मौके पर पहुंचती है महिला संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए, जो वुमेन डेस्क बनाया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने दौड़ की शुरुआत 3 छोटी बच्चियों के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। वहीं पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने भी इन सभी महिलाओं के साथ 2 किलोमीटर दौड़ लगाई और ये दौड़ खेल परिसर से होकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वापस खेल परिसर में आकर समाप्त की गई। वहीं इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने दौड़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए, जिससे और उनकी जरूरतों और अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देना चाहिए। पर मैं तमाम महिलाओं को बधाई देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि महिलाओं की ज़रूरतों के, महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहें और उनको ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करें। देखिए, ऐतिहासिक प्रक्रिया है और जो बराबरी है ये तो संविधान ने भी दिया है हमें, तो जो भी उसमें किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। और आज हर फील्ड में मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कोई बंधन नहीं। आप देखें इन लोगों को, महिलाएं हैं फिर भी पुरुषों की रक्षा में हैं। आज वुमेंस डे था तो उसमें एक 2 किलोमीटर की रेस हुई थी, उसमें मिला मुझे विनर का।
किसने दिया था? फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से सम्मानित हुए हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और आई थिंक ओपी सिंह सर हैं वो, उन्होंने दिया था मुझे। क्या किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं समाज में आप किसी को? मैसेज तो यही है कि वुमेंस को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। वुमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे आगे मतलब दिख भी रहा है अब आने जैसे टाइम चल रहा है अभी, तो उस हिसाब से वुमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन के उभर भी रही हैं, ऊपर आ भी रही हैं। पटियाली कोतवाली क्षेत्र की दरियागंज चौकी क्षेत्र के गांव नगरिया में रविवार की देर शाम खनन माफिया एक खेत से ट्रैक्टर में बालू भर रहे थे। खेत मालिक के विरोध करने पर भी वो नहीं माने। इसके बाद खेत मालिक रामनिवास ने 112 पुलिस को सूचना दी तो वही ट्रैक्टर चालक ने भी अपने मालिक को उसकी जानकारी दी। इसके बाद खनन माफिया अपने बेटों और अन्य साथियों के साथ नाजायज असला, लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर खेत पर पहुंच गया और खेत के मालिक समेत अन्य विरोधकर्ताओं पर हमला बोल दिया, जिससे 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके पश्चात पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया है। बारू निकाल रहे वो मना किया, इतने बजे लाठी डंडा फरसों से धीरेन्द्र चौहान थाना दरियागंज ने मात्र कर दे करी एकदम। उनके लड़के भी साथ थे और भी लोग थे। क्या कर रहे थे वो लोग? वो लोग जब ड्राइवर ने उनके फ़ोन करो तो ये लोग आ गए एकदम बोलेरो गाड़ी लेकर और मोटरसाइकिल लेकर गए, सीधे सीधे मारने लगे। लड़ाई झगड़े का कारण क्या रहा? क्यों बारू का मना करी। पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में शिकायत करी। कितने लोगों को चोट है? चोट 4 लोगों के है और 5 के लुटका और 5 के 4 के खूब फुल गई है। जनपद कासगंज के सहावर के गांव फरौली कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिला दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया गया। इस दौरान सहावर की चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, बस हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करें। हमारे देश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक महिलाएं रही हैं, अब भी कई बड़े पदों पर आसीन हैं। मतलब साफ है कि महिला पुरुषों से पीछे नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि महिला हिंसा पर लगाम लगना भी जरूरी है। दहेज जैसी कुरीतियों को भी समाज से पूरी तरह दूर करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सहावर की चेयरपर्सन जाहिदा सुल्तान ने छात्राओं को चॉकलेट भी वितरित की। जनपद कासगंज के थाना सहावर में महिला दिवस के मौके पर थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को नारी हिंसा, महिला अपराध रोकने हेतु जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कांस्टेबल पूजा गौतम और पिंकी शाक्य ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार महिला उत्थान के लिए तमाम कदम उठा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मीणा, कांस्टेबल पवन पुष्पेंद्र, महिला कांस्टेबल पूजा गौतम, पिंकी शाक्य और दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महिला दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वाजपेयी ने कार्यक्रम में उपस्थित विशेष उपलब्धियां प्राप्त महिलाओं का स्वागत किया और महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी SI श्रीमती निष्ठा शर्मा ने महिलाओं के मौलिक अधिकार और कैसे महिलाएं अपने आसपास के क्षेत्र को अपराध मुक्त बना सकती हैं और उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, आपातकालीन सेवा 1090, वुमेन्स पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि के बारे में बताया। आपको जैसे कोई अपराध मतलब उत्पीड़न सहन करती हैं तो वो सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है कि हम ये सब कुछ सहन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जो आपकी मम्मी हैं उनसे एज अ फ्रेंड बात करनी चाहिए। रात को सोने से पहले 1 घंटा सबसे पहले अपनी मम्मी से बात कीजिए। अपनी पूरे दिन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी मम्मी के साथ शेयर कीजिए। कोई लड़का है रास्ते में आते जाते आपको परेशान करता है तो वो आप अपनी मम्मी को बताइए। हमने मतलब मैं भी एक बेटी हूँ, बेटियां पापा की प्यारी होती हैं, लेकिन शेयर किससे करती हैं? अपनी मम्मी से करती हैं। हर बात हम अपने पापा से शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप ये हिचक अपने मन में बिल्कुल मत रखिए कि मम्मी हमें डांटेंगी या मारेंगी या ये कह देंगी चलो ठीक है आपका स्कूल बंद कर देते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि स्कूल में जाना लड़कियों का बंद कर देते हैं कि ठीक है हम नहीं भेज रहे हैं, स्कूल नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी मम्मी को अपनी बातें अपने तरीके से समझाइए। अगर वो नहीं समझती हैं तो हम हैं आपके लिए। डायल आपातकालीन सेवा है 112 है, उस पर आप कॉल कर सकती हैं। आपका नाम नंबर सब कुछ सेव रखा जाएगा वहाँ पर।
आपका कोई जिक्र नहीं होगा। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, उस पर आप कॉल कर सकती हैं। वहां पर भी सेम यही सिचुएशन है कि वहां पर भी आपका नाम और नंबर बिल्कुल सेफ रखा जाएगा, आपका कोई जिक्र नहीं आएगा। साथ ही विशेष अतिथि परिंदे फाउंडेशन की निर्देशिका श्रीमती सोनिका शर्मा ने बताया कि अमरनाथ कॉलेज की छात्राएं बहुत ऊंचे मुकामों पर पहुंचकर अपने कॉलेज, परिवार, समाज, क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। आज अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला दिवस का एक कार्यक्रम था। बहुत ही सम्मानित पल था, क्योंकि अपने ही घर आंगन में जब सम्मान मिलता है, अपने कार्य की वजह से प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसका अनुभव ही बहुत अच्छा होता है। आज के इस अवसर के लिए मैं समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और विशेष रूप से मैं उन महिलाओं का सम्मान करना चाहती हूँ जो परिवारों में रहकर, जैसे हमारी माँ हैं, हमारी दादी माँ हैं, उनके भी अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन उन सबको समर्पित करके वो परिवार को इस तरह से बनाती हैं कि घर के और बच्चे आगे बढ़ें और अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। तो आज सही हकदार वही हैं इस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने छात्राओं को, शिक्षिकाओं को बताया कि हमें ही अपने प्रयासों से अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है, और उन्होंने समस्त छात्राओं को शपथ दिलाई कि वो कहीं भी हो रहे अपराध को देखने के बाद सहन नहीं करेंगी, अपराध के खिलाफ हमेशा बोलेंगी और सरकार द्वारा अनेक हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। शिकायत दर्ज कराने पर उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। सर्वप्रथम बहुत सोचनीय बात एक ये है कि आज इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी है कि हम 191, 181, 1090, 181, 1076। महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रा गौरी गर्ग, जो कि अमरनाथ की पूर्व छात्रा है, उसको कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने और पहली बार 50वां स्थान सीए फाउंडेशन में प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। अमरनाथ विद्या आश्रम की छात्र बाल विदुषी वैष्णवी गौर भागवत प्रवक्ता को भी सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के अवसर पे हमने अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जहां हमारा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं समाज में आगे बढ़ कर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपनी उपलब्धियां हासिल करें, तो आज के अवसर पे हमने अपने मथुरा की 5 बालिकाओं को, महिलाओं को सम्मानित किया। और उसमें माननीय निकिता शर्मा जी थी, जो कि एंटी स्क्वैड की हेड है यहाँ पर मथुरा में। उसके साथ हमने सुदीक्षा जी, जो बहुत अच्छी गायिका हैं, माननीय सोनिका शर्मा जी, जो बहुप्रतिभाशाली हैं और परिंदा फाउंडेशन के रूप में बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं, गौरी गर्ग, जो हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी प्रतिभा है और भी उसने सीए फाउंडेशन कोर्स क्लियर किया है, और वैष्णवी, जो अमरनाथ विद्याश्रम की छात्रा भी है और बहुत अच्छी कथावाचक है, भागवत कथा करती हैं केवल कक्षा 7 में। ये हमारे आने वाले समाज के भविष्य हैं, सितारे हैं। तो इनको आज हमने इसलिए यहाँ सम्मानित किया कि हमारी छात्राएं अपने बीच में जीवंत आदर्शों को देखें और उनसे प्रेरणा पाते हुए खुद भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां पाएं। ये हमारा विभिन्न प्रकार से उद्देश्य था। आज के अवसर पर हमारी छात्राओं ने बहुत सुंदर 2 नाटक प्रस्तुत किए कि किस तरह से छात्राएं, किस तरह से नारी सशक्त हो सकती है। वो बीएड विभाग की थी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मंगलवार को दूसरा शाही स्नान होगा। उसके लिए आज यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए मेला अधिकारी हैं और मथुरा के जिलाधिकारी हैं, तीनों अखाड़ों के संत हैं, सभी लोग यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कल की व्यवस्थाओं को लेकर, दूसरे शाही स्नान को लेकर साधु संत और अधिकारी। आज सभी हमारे जो सम्मानित संतगण हैं, सभी तीनों अखाड़ों के महंतगण, उन सभी के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई हमारे मेलाधिकारी और सभी संतों के साथ। और कल का जो स्पेशली शाही सवारी निकलनी है, जो दूसरा शाही स्नान होना है, उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में डिस्कशन हुआ। रूट के ऊपर चर्चा हुई, रूट के ऊपर जो विभिन्न व्यवस्थाएं कराई जानी है, साफ़ सफाई के संबंध में या पुलिस व्यवस्था के संबंध में, सुरक्षा के दृष्टिगत वो सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से रहेंगी, उसके संबंध में चर्चा हुई। शाही स्नान घाट के स्वरूप के संबंध में चर्चा हुई। यहाँ पर शाही स्नान घाट का निरीक्षण सभी हमारे पूज्य संतगणों के साथ यहाँ पर आज किया गया और यहाँ की व्यवस्था देखी गई। कल सुबह से पहले और क्या बेहतर व्यवस्था यहाँ कराई जा सकती है, उस संबंध में भी एक निर्णय लिया गया है, उसके अनुसार आगे कार्य किया जाए। इस बार रूट बढ़ाया गया कुछ जो रूट में पिछली बार से जो पहला शाही स्नान 27 तारीख को हुआ था, उससे और एडिशनल एक नया रूट चिन्हित किया गया है सभी हमारे संतगणों के द्वारा।
तो ये जो और बृहद रूट है उस पर कल शाही सवारी निकाली जाएगी और उसके अनुसार जो हमारे संतगण हैं उनके द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा करा ली गई है। और कुछ परिवर्तन पिछले एक अपेक्षा लगातार प्रत्येक नए शाही स्नान में या शाही सवारी के अवसर पर ये प्रशासन प्रयास कर रहा है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं और उसमें लगातार समन्वय, संवाद और हमारे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद साथ में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कल का जो आयोजन है वो निर्विघ्न और सुचारू रूप से पूर्ण होगा। यमुना जल की क्या स्थिति है जो स्नान जिसमें होगा? यमुना जल का भी और जो हमारा घाट है उसका भी निरीक्षण हमारे सभी तीनों अन्य अखाड़ों के सम्मानित महंतगणों के साथ आज किया गया निरीक्षण। पिछली बार से व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, इन्होंने बताया, इन्होंने भी खुद देखा और ये महसूस किया कि पहले से जल काफ़ी निर्मल हो गया है और बेहतर हो गया है। उसके अतिरिक्त और आगे क्या व्यवस्था की जानी है घाट पर फिजिकल रूप से, उसके बारे में भी चर्चा की गई, तो उसकी अब तैयारी की जा रही है। उस अनुसार कल सुबह से पहले तैयारियाँ की जाएगी। तो आपने सुना जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के बारे में बताया। यहाँ पर मौजूद हैं जो अनी निर्मोही अखाड़े के राजेंद्र दास जी। महाराज बताएं क्या आपने मांगे रखी जिला प्रशासन को कल के द्वितीय शाही स्नान को लेकर? कल के लिए अभी अधिकारी महोदय से बात हुई है और अभी जो भी बात है अभी और बैठक करके निराकरण करेंगे। कल भव्य और दिव्य शाही स्नान हो, ऐसा जमुना महारानी हो, बाके बिहारी से प्रार्थना करते हैं। फिलहाल जो व्यवस्था उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल संतुष्ट है। सुना निर्मोही अखाड़े के श्रीमद राजेंद्र दास जी ने कहा कि प्रशासन की जो व्यवस्था है उनमें कुछ कमियां थी, उन्होंने उन्हें बताई, उसको सुधार दिया गया है। तो फिलहाल जब स्थलीय निरीक्षण किया है, यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया है, इस दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और महंत राजेंद्र दास जी ने आपने सुना उन्होंने बोल दिया है कि अभी वो फिलहाल व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। जो परिवर्तन के लिए उन्होंने कहा वो परिवर्तन हो गया है। मार्ग में परिवर्तन किया गया, मार्ग को अब बाके बिहारी के सामने से शाही जुलूस निकलेगा, उसके बाद 12 बजे यहाँ घाट पर पहुँचेगा, तब सभी संत महात्मा यहाँ पर स्नान करेंगे। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शक्ति एक आधार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य एक पहल महिला सशक्तिकरण की ओर था, क्योंकि महिलाएं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में बेहद खूबसूरत काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा फर्ज होता है कि उन महिलाओं को सम्मानित किया जाए ताकि उनसे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। सबसे पहले मुख्य अतिथि IPS आरती सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर शोभा पाठक, विशेष अतिथि श्रीमती सुषमा अग्रवाल, मुख्य वक्ता निधि शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित करके और मां सरस्वती का आह्वान करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति हुई। महिला दिवस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए शिप्रा राठी ने बताया कि महिलाएं एक मां, पत्नी, बहन होती हैं, परंतु सबसे पहले स्त्री होती हैं और उसे स्त्री की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उसे सदैव दूसरी स्त्री के लिए पूरक बनना चाहिए। पर हमारी समाज की विडंबना है कि यहाँ पर स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है और समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहद खूबसूरत कार्य करने वाली 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर चारू जैन, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, रश्मि खंडेलवाल, गीता नथानी, अनिता चावला, आस्था भारद्वाज, ममता भारद्वाज, भावना शर्मा, सोनिका शर्मा, पूजा शर्मा आदि रहे। खजानी वेलफेयर सोसाइटी हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित करता है। आज भी हमने इस कार्यक्रम को किया। हम विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज और कॉमन फीमेल के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, जिससे अन्य महिलाओं के अंदर भी जज्बा बढ़े कि उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कला है, साहित्य है, संस्कृति है, आगे निकलना है और अपने पैरों पे खड़े होकर विश्व के लिए एक मिसाल बने। आज हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल एक मत है कि महिला दिवस 365 दिन होता है। सुबह से महिला काम करनी शुरू करती है और रात तक रहती है। महिलाओं के अंदर क्या अलग है? हम हमेशा बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन क्यों? महिला तो ऑलरेडी सशक्त है, हम क्यों एक झंडा लिए हुए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए? मैं अपने सभी भाइयों से, अपने समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगी, महिला सशक्तिकरण ऑलरेडी है, बस उस ज़रूरत है उसको जगाने की, सशक्त वो है उसको यह मनवाने की। खजानी में महिला दिवस पर आज ये न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है एक तरह से, और इसके अलावा जो यहाँ पर ये तो महिलाओं का ही इंस्टीट्यूशन है और इसमें जो स्किल्स सिखाई जाती हैं महिलाओं को,
तो उसके साथ साथ आज हमने, वो तो स्टूडेंट्स मान लिए उन लोगों को तो, लेकिन उसके साथ आज हमने उनमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ये इंस्पायर करने की कोशिश की है कि आपके लिए कोई भी डगर कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन आप एक महिला हैं, आप एक वीकर सेक्स नहीं हो, आप सिर्फ एक अर्धांगिनी नहीं हो, आप सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी दबा सकता है आपको, एंड यू हैव टू गेन इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि दृढ़ शक्ति यही है जो महिला को आगे ले जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस उपलक्ष्य में खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुझे ये आज सम्मान दिया गया। जो भी मैंने अपने बल पे मेहनत करके इस जीवन में जो भी कमाया, एज ए डॉक्टर, एज ए फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, फिर कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मिसेस इंडिया का प्लेटफॉर्म भी मैंने 2018 में रिप्रेजेंट किया। सब कुछ मैंने किया और इसी के तहत मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी, खासकर इस दिवस पर, कि सब महिलाएं अपनी सेल्फ वर्थ जाने, अपनी उपयोगिता जाने कि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं अपने परिवार का, अपने समाज का, और इस हिस्से जो हिस्सा है इसके लिए उन्हें सक्षम होना पड़ेगा, उनको एम्पावर्ड होना पड़ेगा। इसके लिए वो अपने पर पूरा मेंटल, अपने फिजिकल सब पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी उन्नति के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें। हाँ, मैं चाहती हूँ हर महिला, हर युवती को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, जिससे कि हम मर्दों के, अपने हस्बैंड के साथ या अपने फादर के साथ, इससे ये नहीं कि हम उन पर डिपेंड ना हो, बल्कि उनके साथ हम उनके कदम से कदम लाकर उनको सहयोग कर सकते हैं। इसलिए भी हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राधे राधे, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम वृंदावन में कुंभ स्थल पर मौजूद हैं और देवरा बाबा का जो नवनिर्मित घाट है, योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया, आपको हम यहाँ की दिखा रहे हैं छवि। इस वक्त पीछे आप देवरा बाबा मंदिर की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर विशेष भव्य सजावट की गई है और रात्रि में भी यहाँ पर इस समय श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा, स्नान करने वालों की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए देखिए, मथुरा से भी यहाँ पर अखिल भारतीय परशुराम शोभा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी हैं और पूरे परिवार के साथ। आइए जानते हैं, राम गोपाल जी बताएं, आज यहाँ आए हो कुंभ में आप? मैं पहले आपको अवगत करा दूँ, मैं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ और मैं आज अपने परिवार के साथ वृंदावन आया हूँ। बड़ा रमणीक वृंदावन में ये कुंभ लगा हुआ है। कुछ दिन पहले साधु संतों में और वृंदावन वासियों में बड़ा आक्रोश था, तो प्रशासन ने और हम लोगों में भी आक्रोश था क्योंकि पानी कम था। अब प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए इसमें 1-1, 2-2 फुट पानी बढ़ गया है। ये बहुत बढ़िया विषय है। कैसा था पानी? पानी स्वच्छ था, पानी स्वच्छ था। तो मेरी तो मथुरा जनपद वासियों से अपील है कि जो बाहर से साधु समाज है वो सब लोग आएँ और जो दूसरा शाही स्नान है उसमें आके जमुना जी में डुबकी लगाएं और पुण्य के भागी बने। और सभी लोगों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक इस कुंभ में आएँ। और बड़ा रमणीक कुंभ है, बहुत बढ़िया बढ़िया अखाड़े यहाँ आए हुए हैं, बड़े बड़े बढ़िया पंडाल लगे हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज के भी कुछ पंडाल लगे हुए हैं। श्री जी बाबा का बहुत बढ़िया, जो हमारे ब्रज की शान है, उनके भी पंडाल यहाँ लगे हुए हैं। ब्राह्मण समाज के किन्नर अखाड़ा है जो बहुत एक विशेष आकर्षक का केंद्र बना हुआ है यहाँ, और नागा साधुओं के भी यहाँ अखाड़े हैं, उनका भी यहाँ आके आशीर्वाद प्राप्त करना मेरी ऐसी मनोकामना मथुरा जनपद वासियों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चारू शर्मा है। कैसा लग रहा है आज आप परिवार के साथ आई हैं पूजा? आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और पुण्य की प्राप्ति हो रही है। यहाँ आके मैं भी ये सबसे कहना चाहूँगी कि आके कुंभ में स्नान करें और पुण्य के भागीदार बने। अच्छा, इससे पहले 2010 में भी कुंभ लगा, 1958 में लगा, लेकिन इस बार का कुंभ है और पहले कुंभ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहले से व्यवस्थाओं में काफ़ी अंतर महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सब व्यवस्था अच्छी हुई है। साज सज्जा अच्छी है, लाइटिंग अच्छा है और योगी जी ने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। देखिए, ये पूरा राम गोपाल जी हो या धर्मपत्नी, सबको बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ आकर। और ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी को अपने यमुना मैया का जब आचमन पूजा कर रहे हैं और आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? मैं बंसीलाल शर्मा, परशुराम शोभा यात्रा समिति महामंत्री। बंसीलाल जी, आप यमुना के घाट पर मौजूद हैं, पीछे भव्य सजावट है, पूरे कुंभ में आप भ्रमण करके आए, क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की
साफ़ सफाई वगैरह बहुत पूर्ण रूप से अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कोई 4 व्हीलर भी अंदर नहीं आ रहे। जैसा ही कुछ दिन पूर्व अनशन और धर्मा और नारेबाजी हुई थी, आज बिल्कुल अच्छी व्यवस्था असर हुआ है उनका बहुत असर हुआ है। मैं आगे कहना चाहता हूँ कि एक दिन हमारी परशुराम शोभा यात्रा समिति की भव्य दिव्य आरती यहाँ इसी घाट पे हम करेंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल शर्मा जी करेंगे। आपका शुभ नाम? पुष्पा शर्मा। आप एक महिला हैं, महिला के नाते क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ को देखकर? तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई हैं, स्नान भी कर रही हैं, पूजा भी कर रही हैं, मेले में भ्रमण कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेला और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं इस जगह। धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर श्री परशुराम भगवान शोभा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके पदाधिकारी हैं और उन्होंने यहाँ के व्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ की दिव्यता भव्यता को लेकर अपने विचार के साथ ही एक बार उन्होंने यहाँ घोषणा भी की है कि जल्द ही राष्ट्रीय परशुराम शोभा यात्रा समिति यहाँ पर दिव्य और आरती का भी आयोजन करेगी। अब उसकी तिथि और स्थान निर्धारित करेंगे और उस दिन आप फिर भव्य यहाँ पर शोभा यात्रा समिति द्वारा आरती का भी आनंद लेंगे। तो आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वृंदावन के इस कुंभ मेले की यहाँ की भव्य दिव्य झांकी। बाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाई न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय मौजूद हैं और आज 8 मार्च को यहाँ पर कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बूथ बनाया गया है और यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ सीनियर सिटीजन जो कि 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के लोग हैं वो यहाँ कोरोना का टीका कराने के लिए आए होंगे। तो यहाँ पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर इनको बैठाया जाता है। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। यहाँ देख रहे हैं आप बुजुर्ग लोग हैं और इनके बाद फिर इनका पोर्टल पर इनका नाम मैच किया जाएगा, आधार कार्ड और या जो उनका पहचान पत्र है। उसके बाद इन्हें फिर सीधा यहाँ वैक्सीनेशन रूम में लाते हैं। आप देख रहे हैं कि जिला चिकित्सालय में यहाँ टीकाकरण के लिए बनाया गया बूथ और यहाँ तमाम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस जगह पर यहाँ नर्सिंग स्टाफ मौजूद है जो कि ये लोगों को कोविड की वैक्सीन लगा रहा है। आइए इनसे पूछते हैं। शिल्पी। तो यहाँ आज फर्स्ट डोज दी जा रही है? हाँ सर। किन लोगों को दी जा रही है? जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन को। किन लोगों को? आप 41 हो चुका है। किसी को कोई नहीं, किसी को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। जो आ रहे हैं उनको क्या जानकारी आप देते हैं सावधानी बरतने के लिए? 4 बातों का ध्यान रखें। जैसे वैक्सीन लगी है तो ये नहीं है कि मास्क हटा दें, मास्क लगा के रखना है, हैंड सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और फिर फीवर भी आ सकता है ये लगाने के बाद। तो उनको पैरासीटामोल की टैबलेट दे रहे हैं, एक रात को खा लें खाना खाने के बाद और एक कल सुबह। 2 गोली देनी है? हाँ। फीवर आए ना आए लेकिन ये लेनी है क्योंकि आ ही रहा है ज़्यादातर तो। हाँ। बाकी कोई और पहले और तो यहाँ पर? हाँ, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ, काफ़ी लग चुकी है, सब सामान्य है। देखा, नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि 41 लोगों को अभी यहाँ पर वैक्सीन दे चुके हैं और उसके बाद तमाम लोग यहाँ इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ वैक्सीन दी गई है जो ऑब्जर्वेशन रूम में। आइए उनसे बात करते हैं कैसा लगा ये वैक्सीन लगाने के बाद। आपका शुभ नाम? कुमुदलता सिंह। जी हाँ, वैक्सीन लगी आपको? लग गई। आपको हो गया? अभी 7 मिनट हो गया लगे। अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। नहीं, बहुत आराम से लगा। सरकार ने इतनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध करा दी, आप लोगों तक पहुँच रही है, लग रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ। सबको हमें लगा सभी को लग जाए ऐसे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर SP सिंह। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लग गई है और कुछ भी पता नहीं चला और ये सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है और जैसे हम लोगों को लगा, हम समझते हैं कि सभी लोगों को लग जाए। जब एक जो डर था कोरोना के प्रति, जो हमें 1 साल से डरा रहा था, अब कम वो निकल गया हमारे मन से। इसी तरह सबका वैक्सीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। कितना समय हो गया आपने आपको वैक्सीन ली है? जी, कितनी देर हो गई वैक्सीन लगाए? हम तो परसों ही करवा लिए थे और हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। आज वाइफ मिसेज थी, इनका करवाना था तो आ गया था साथ में। जी, तो बहुत से देशों में तो अभी वैक्सीन का इंतजार हो रहा है लेकिन भारत में देश के प्रधानमंत्री ने ये इतनी जल्दी उपलब्ध कराई है स्वदेशी। हाँ, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। और इन्होंने तो अपने देश में वैक्सीनेशन करा ही रहे हैं, साथ ही अन्य देशों जो छोटे छोटे देश हैं जो वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं उनको उपलब्ध भी करा रहे हैं।
ये हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है और यहाँ से विदेशों में भी जा रही है, वहाँ की भी जीवन रक्षक बन रही है। ये हमको इससे बड़ी खुशी है। सुना लोगों में बड़ा एक विश्वास है और उत्साह है और यहाँ आकर वैक्सीन ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें काफ़ी देर हो गई है लेकिन कोई उसका साइड इफ़ेक्ट या प्रतिकूल प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोल रहे हैं और कहा उन्होंने कि इतनी जल्दी हमारे भारत में ही निर्मित होकर वैक्सीन आम जन तक पहुँच रही है। इसी के साथ साथ जैसा भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, तो भारत अपने पड़ोसी देशों को, ज़रूरतमंद जो देश हैं उनको भी वैक्सीन उपलब्ध कराकर जीवन रक्षक बना हुआ है। तो वाकई में पूरे विश्व के पटल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से नाम हो रहा है, भारत का परचम लहरा है। तो ये जीवन रक्षक है जो वैक्सीन सरकार ने उपलब्ध कराई है। निश्चित ही आप लोगों को भी जब आपका इसके लिए नंबर आता है, आपकी बारी आती है, तो आप बिना किसी संकोच के इस वैक्सीन को लगवाएं। जिला अस्पताल में जहाँ सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन हो रहा है, उसी के साथ सेकंड डोज भी चालू हो गई है। ये आपको दिखाते कि यहाँ पर जिनके हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं या पुलिसकर्मी हैं, तो जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको यहाँ पर अब सेकंड डोज है जो दूसरी खुराक है वो भी यहाँ लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं और उनका जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जहाँ पहले लग चुका है उस डोज को मैच करने के बाद और फिर यहाँ आज उन्हें दूसरी जो खुराक है वो लगाई जा रही है। साथ के साथ जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी उन्हें दिए जाते हैं। और देखिए जैसे ये यहाँ पे आए तो उनसे पूछताछ करने के बाद पूरी उनकी जानकारी ली जा रही है, पूरा रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। जितेंद्र यादव। जी जी, हेल्थ केयर वर्कर्स भी आ रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आ रहे हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकंड डोज लगाई जा रही है आज। सेकंड डोज 28 डेज, आफ्टर 28 डेज। हाँ, थोड़ा सा मिस हो जाता है, उनको 2-4 दिन बाद भी लग सकती है, लेकिन 28 दिन का अंतर होना चाहिए कम से कम। जी जी। तो अब तक कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक हम 13 को लगा चुके हैं, 14वां नंबर चल रहा है जी। कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में बैठाया जाता है टीका लगाने के बाद। मैडम बैठी हैं, आइए जानकारी करते हैं। अर्चना गौड़। तो आज किन लोगों को आप वैक्सीन दे रहे हैं? जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है आज उनको सेकेंड डोज दी जा रही है, मोस्टली हेल्थ वर्कर और सोशल वर्कर। अच्छा, आपने जब हमें फर्स्ट डोज लगाई थी तो उस समय भी हमने देखा हम यहाँ मौजूद थी, आज भी आपके लिए वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये वैक्सीन वही है या दूसरी है कोई? ये कोविशील्ड और इसकी जो मात्रा दी जाएगी, जितने भी ml दे रहे हैं वो नहीं वही मात्रा दी जाएगी। चूँकि ये 2 डोज में कंप्लीट हो रहा है तो सेकेंड डोज भी सेम डोज है 0.5। हाँ जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब मैंने पूछ के ही उनको बता रही हूँ कि क्या फर्स्ट डोज लगने के बाद में कोई दिक्कत हुई, तो बोलता है कि नहीं हुई। हाँ जी, सब जी। देखा, जो सबसे अहम बात यह है कि जो कोवैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है वैक्सीन, और जिन लोगों को पहले लग चुकी है आज दूसरी बार वो आ रहे हैं, तो जैसा अर्चना गौड़ ने बताया कि उनसे उन्होंने पूछा भी है कि पहले डोज के बाद कोई उनके कोई असामान्य लक्षण हो, कोई उसका रिएक्शन जैसा दिखाई दिया, तो उन्होंने बताया कि किसी भी अभी तक जो आए यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए बेनिफिशरीज, तो किसी ने भी इस तरह की बात नहीं बताई कि उन्हें कोई दिक्कत हुई हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है उसकी पहली डोज के बाद दूसरी डोज का भी दौर शुरू हो गया है। सभी को उसको एक अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आपको भी जब हम यही बात कहेंगे कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, सामान्य लोग भी लगवाना शुरू कर दिया है। अब 45 से 50 वर्ष तक 60 वर्ष तक के लोगों को लगाई जा रही है, सीनियर सिटीजन को लगाई जा रही है। इसी के साथ निजी चिकित्सालयों में भी वैक्सीनेशन का काम जो सरकार द्वारा शुरू कराया जा रहा है, तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को लगवाकर खुद को सुरक्षित करें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं
सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स, ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी। माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। हम पूछेंगे सवाल। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन और इंडिया। आप देंगे जवाब। अच्छा, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कपिल देव। हर सवाल में होगा रोमांच। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 1 महीने। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। एक मुर्गा पेड़ पर चढ़ता है तो वहाँ अंडा देता है, तो क्या पेड़ से अंडे के गिरने का डर है? सर, क्योंकि मुर्गा अगर पेड़ पे तो वहाँ घोंसला भी तो होगा उसका। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? सर, वो जिराफ। 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को वुमेन्स डे है सर। वुमेन्स डे है। गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर बंसल फूड्स की तरफ से। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है।